Okay. The first paragraph, Emperor Aurangzeb. Emperor Aurangzeb banned. Banned means you will write some meaning also, and nobody will do on screen anything. So banned means prohibited. Prohibit. Banned means prohibited. Aurangzeb prohibited the playing of musical instrument called pungi. तो डियर औरंगजेब जो थे उन्होंने पुंगी पे बैन कर दिया था। एक नाम के दो दो बच्चे कैसे हैं भाई? आप पुंगी को बैन कर दिया था, क्यों? इन द रॉयल रेजिडेंस, क्योंकि जो औरंगजेब था उसने अपने दरबार में इस चीज को बैन कर दिया था कि उसके दरबार में पुंगी दोबारा नहीं बजाई जाएगी। पुंगी इज अ इंस्ट्रूमेंट जो बजाई जाती थी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। फॉर इट हैड अ श्रिल, तो श्रिल होता है डियर हार्स, हार्स अनप्लीजेंट, क्योंकि इसकी जो ट्यूनिंग थी, जो इसकी जो म्यूजिक थी बेटा, वो काफी अनप्लीजेंट थी, कानों को अच्छी नहीं लगती थी। साउंड पुंगी became the generic name of the reeded noise maker। अब देखो पुंगी का रोहित, ओके, वैसे बीच में क्लास में इंटरप्ट करोगे डियर। ओके, तो क्या होता था कि पुंगी को जाना गया, पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर द रीड। अब रीड क्या होता है डियर? तो रीड वो होता है बेटा विंड इंस्ट्रूमेंट, जिसको फूंक मारने पे जो बजती है उसको हम मानते हैं, उसको हम करें। जैसे आपने बांसुरी देखी होगी, उसको एयर को ब्लो करते, फूंक भरने से वो बजती है, तो उसको हम रीड बोलते हैं। ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसको फूंक मारने से उसमें से साउंड प्रोड्यूस हो, उसको हम रीड में काउंट करते हैं। तो कहता है कि जो पुंगी थी वो रीडिड नॉइस मेकर, मतलब कि अनप्लीजेंट नॉइस मेकर में काउंट होने लगी। फ्यू हैड थॉट दैट, कुछ लोगों ने क्या सोचा, इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। रिवाइव्ड होता है डियर रिगेन बर्थ, रिगेन लाइफ कह सकते हो। कि कुछ लोगों ने सोचा था कि जो ये पुंगी है ये दोबारा अस्तित्व में आएगी, क्योंकि औरंगजेब ने तो उसको बंद कर दिया था। कुछ लोगों को माना था कि ये खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि ये कई लोगों का रोजी रोटी का सोर्स था। तो कुछ को उम्मीद थी कि ये दोबारा दूसरे रूप में आएगी। अब बार्बर, अब देखो क्या था, अब बार्बर ऑफ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन। एक बार्बर है बेटा, जो कि प्रोफेशन, वैसे तो वो बार्बर भी है लेकिन वो म्यूजिशियन भी है। हु हैड एक्सेस, एक्सेस होता है डियर एंट्री, टू गेट एंट्री, कि वो कहीं भी जा सकता था। कहाँ पे? जैसे हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, पैलेस होता है बेटा महल, जो राजा का महल होता है ना। तो मतलब कि ये जो बार्बर था, जो कि प्रोफेशन से म्यूजिशियन भी था, उसके पास ये राइट था, उसको एंट्री पास था कि वो महल में जा सकता था। डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल, उसने क्या डिसाइड किया, उसने क्या फैसला किया कि भाई ये जो पुंगी की जो आवाज है ना, द क्वालिटी ऑफ पुंगी, कि पुंगी की जो आवाज है इसको और बेटर किया जाए, इसको और प्लीजेंट किया जाए, इसमें सुधार किया जाए, क्योंकि राजा ने तो पहले ही बैन कर दिया था, तो उसने उसको सुधार करके फिर दोबारा अस्तित्व में लाने की सोची। ही चोज अ पाइप विद अ नेचुरल होलो स्टीम, होलो होता है एम्प्टी। आपने अगर बैम्बू देखा होगा तो बैम्बू के बीच में एक वो बीच में होलो होता है, साइड में वो थिक वॉल होती है। तो वो एक ऐसे पाइप को चूज करता जो अंदर से खाली था, होलो था। दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी, जो कि पुंगी से पहले से कहीं ज्यादा लंबा था और चौड़ा था। एंड मेड 7 होल्स, और उसमें वो क्या करता है, आपने बांसुरी देखी ना, उसमें 7 होल टाइप का कुछ ऐसा बना देता है, होल ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, उसमें 7 होल डिग कर देता है। एंड व्हेन ही प्लेड ऑन इट, और जब जैसे वो इसको बजाता है, closing and opening some of these holes, soft and melodious sound were produced। और जैसे ही बेटा क्या करता वो, कि जैसे 7 होल्स ने बनाया था, और एक तरफ से तो फूंक उसमें ब्लो कर रहा है, एयर ब्लो कर रहा है, ऊपर से कुछ होल को बंद कर रहा है, कुछ को खोल रहा है, तो इससे क्या हुआ कि एक मेलोडियस, मेलोडियस मींस यू विल राइट हियर, मेलोडियस का मतलब होता है बेटा स्वीट, एक स्वीट साउंड प्रोड्यूस होती है, बहुत सुंदर आवाज जो कि अच्छी लगती है वो प्रोड्यूस होती है। He played He played the instrument before royalty
एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। अब उसने क्या किया, उस बार्बर ने क्या किया बेटा, कि वो दरबार में जाता है, फॉर रॉयल्टी मतलब कि दरबार में जाता है, कोर्ट में जाता है, और सभी के सामने वो क्या करता है, प्ले करता है, बजाता है, और ऑल वर इम्प्रेस्ड, सभी को वो बहुत अच्छी लगती है, ट्यूनिंग बहुत अच्छी म्यूजिक लगती है, तो हर कोई उससे इम्प्रेस होता है, अट्रैक्ट होता है। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम पुंगी, ये जो इंस्ट्रूमेंट था, जो ये दोबारा वो बना के ले गया था सेवन होल वाला, तो ये बिल्कुल डिफरेंट था पुंगी से। हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम, और फिर इसको एक नया नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? सहनाई। सहनाई का मतलब कि सह मीन्स शहंशाह और नाई मीन्स बार्बर, क्योंकि बार्बर ने बजाई थी इसीलिए नाई लिया गया। और किसके कोर्ट में बजाया था? तो शहंशाह के, तो सह नाई ऐसे बना गया। As the story goes, since it was the first played in the Sahas chamber, Sahas chamber होता है राजा का जो कोर्ट था, क्योंकि फर्स्ट टाइम राजा के कोर्ट में बजाया गया था, तो इसीलिए वहां से क्या लिया गया? शाह। और ये किसने बजाया था? नाई ने, यानी कि बार्बर ने। तो इसके आगे क्या किया? शाह, तो राजा के लिए शाह हो गया, और नाई NAI सहनाई, तो ये सहनाई ऐसे बना हुआ है। द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड एज द सहनाई। तो बेटा फर्स्ट पैराग्राफ इज क्लियर टू यू गाइज? फर्स्ट पैराग्राफ क्लियर? इज इट क्लियर गाइज? Yes. The sound of the Sehnai began to be considered auspicious. तो बेटा इसकी आवाज इतनी मेलोडियस थी कि सभी को पसंद आई, तो इसकी लोगों ने क्या सोचा कि इतनी मधुर आवाज तो किसी स्पेशल ओकेजन पे ये बजाई जानी चाहिए। अब बताओ क्या करे भाई आयुष राज? ब्लॉक कर देगा तो आपकी क्लास नहीं हो पाएगी। चलो कोई बात नहीं बेटा, इस बार माफ कर रहे हैं, अगली बार ध्यान रखना इस चीज का। मत किया करो यार, प्रॉब्लम होती है ना। अब मत करना बेटा कोई स्क्रीन के साथ छेड़खानी, ठीक है? अब कोई स्क्रीन के साथ छेड़खानी मत करना बेटा। चलो हाँ, तो इतनी मेलोडियस साउंड थी, मैम इसको बंद कर दिया, कि इतनी मेलोडियस साउंड थी कि लोगों को सोचा कि इसको किसी अच्छे अवसर पे बजाया जाना चाहिए। ऑस्पिशियस होता है डियर, प्रोपिशियस, प्रोपिशियस एंड ब्राइट। प्रोस्पिशियस को या ब्राइट मतलब कि अच्छा समय कह सकते हो, या खुशनुमा माहौल हो, ऐसा शादी फंक्शन ऐसा कुछ। एंड फॉर दिस रीजन it is still played in temples and the indispensable। indispensable क्या होता है डियर? क्योंकि ये अच्छे अवसर पे बजाई जाती थी, तो ये इंडिस्पेंसिबल होता है, इसेंस, इसेंशियल, यानी कि नेसेसरी, आवश्यक, इंपोर्टेंट कह सकते हो। तो मतलब कि इतनी आवाज मधुर थी कि ये कंपल्सरी हो गया था कि भाई इस शहनाई को तो ऐसे अवसर पे, चाहे मंदिर हो चाहे कोई शादी फंक्शन हो, वहां तो ये बजाई जानी चाहिए, क्योंकि ये अच्छा अवसर होता है, अच्छी जगह होती है। कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, अगर कोई भी शादी हो रहा है नॉर्थ इंडियन में, तो शहनाई का एक इंपोर्टेंस सामने आया था कि ऐसे मौके पे ये बजाई जानी चाहिए। प्रिंस कुमार, इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ नौबत। अब बेटा ये नौबत क्या है? अगर हम पास्ट की बात करें तो ये नौबत का एक हिस्सा था। नौबत क्या होता है कि 9 डिवाइस होते हैं बेटा, ये म्यूजिकल डिवाइसेस होती है, उसका हिस्सा होना। और ट्रेडिशनल इसेंबल होता है ग्रुप कह सकते हो, ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड इन द रॉयल कोर्ट। मतलब कि राजा के दरबार में 9 तरह के जो इंस्ट्रूमेंटल डिवाइस थे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थे, उनमें से ये एक था, क्योंकि ये शामिल हो गया, बहुत स्वीट मेलोडियस साउंड होने के कारण ये राजा के नौबत में शामिल था। नौबत मीन्स 9 डिवाइस का एक ग्रुप होता है। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल्स, क्योंकि अभी तक ये सिर्फ टेम्पल में ही यूज होता था एंड शादी में ही यूज होता था। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट इनटू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। क्योंकि इससे पहले क्या होता था, बिस्मिल्लाह खान ने जब तक इसको इस्तेमाल नहीं किया था, इससे पहले क्या होता है, ये सिर्फ शादी में या मंदिर में ही इसका ये प्ले होता था, इसको बजाया जाता था। लेकिन जब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान इसको यूज टू करते, इसको बजाना शुरू करते हैं, तो वो स्टेज पे लेके आते हैं। मतलब कि कोई प्रोग्राम है तो वहां पे भी, प्रिंस गलत बात है, वहां पे भी ये इसको प्ले करना शुरू करते हैं। मतलब कि अगर क्लासिकल स्टेज की बात करें तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज द फर्स्ट पर्सन हु यूज्ड
Sehnai on the stage. So let me know guys, second paragraph is clear to you guys. अब a 5 years old बिस्मिल्लाह खां, जब बिस्मिल्लाह खां बेटा 5 साल के थे, played गिल्ली डंडा near a pond in the ancient state of डुमरांव in बिहार। तो बेटा बिस्मिल्लाह खां बिहार के ही थे, डुमरांव जिला के है ना स्टेट के थे। तो वो क्या कहते थे कि नदी तालाब के किनारे क्या खेला करते थे, गिल्ली डंडा, जब वो 5 साल के थे। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल, और वो बिहारी जी टेम्पल नोटिस करना कि जहां भी टेम्पल होता था ना पहले, वहां पे कोई तालाब या पोखर टाइप जरूर आपको मिलता था। तो वहां पे क्या गिल्ली डंडा खेलते थे जब, और वहां पे मंदिर में जो कि बिहारी जी के टेम्पल था वहां वो जाया करते थे। क्यों? टू सिंग द भोजपुरी चैता। तो बेटा ये लोग आप अच्छी तरह जानते हो चैता क्या होता है। ये कोई नहीं, ये फेस्टिवल ही होता है। वो गाना गाने के लिए वहां जाते थे, भोजपुरी चैता गाने के लिए जाते थे, सॉन्ग था ये। एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू वेइंग 1.25 kg इन 1.25 kg। मतलब कि वहां जाते थे वो मंदिर पे, वहां चैता गाते थे, और वहां पे उनको 1.25 किलो का एक लड्डू मिलता था, बड़ा लड्डू। अब इमेजिन करो कि 1.25 किलो का लड्डू कितना बड़ा होगा। अब प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा, और वहां के जो गांव जहां ये चैता गाते थे वहां का जो राजा था, महाराजा था, वो उसको इनाम के रूप में 1.25 किलो का लड्डू उसको देते थे। दिस हैपेंड 80 years ago, और ये कब की बात है बेटा? 80 साल पहले की बात है, जब वो की 5-7 साल के थे तब की बात है। एंड लिटिल बॉय हैज ट्रेवल्ड फार टू अर्न, और उसके बाद से क्या हुआ, इस लड़के ने बहुत ज्यादा जर्नी की, बहुत ज्यादा ग्रोथ किया। कैसे? द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, इसने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, मतलब भारत का सबसे बड़ा अवार्ड इनको मिला, और वो क्या था? द भारत रत्न। द भारत रत्न ही रिसीव्ड। बोर्न ऑन 21 मार्च 1916, 1916 में इनका जन्म हुआ था। बिस्मिल्लाह खां, बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार। तो ये बहुत वेल नोन होता है बेटा, फेमस, मतलब कि अच्छे खासे घर में इनका जन्म हुआ था, जो कि म्यूजिशियन फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग रखते थे। हिज ग्रैंडफादर, इनके जो ग्रैंडफादर थे, दादाजी थे, रसूल बख्श खां इनके दादाजी थे। वो कौन थे? वाज द सहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। वो भोजपुर के जो राजा थे उसके दरबार में ये लोग ये क्या करते थे? सहनाई बजाते थे। हिज फादर, अब जो बिस्मिल्लाह खां के जो फादर थे उनका क्या नाम था? पैगंबर बख्श। अब ये कौन थे? एंड द अदर पैटर्नल एंसेस्टर, एंसेस्टर होता है डियर पूर्वज, यानी कि प्री फादर। जैसे आपके फादर के फादर, उनके फादर के फादर, इस टाइप से प्री फादर होता है, मतलब आपके पापा से पहले की जो जनरेशन है, पूर्वज कह सकते हो आप। तो वो कौन थे? वो ग्रेट सहनाई प्लेयर। ये सभी लोग बहुत सहनाई, मतलब ग्रेट, बहुत ज्यादा कमांड थी सहनाई पे। तो आप ये भी कह सकते हो कि इनको विरासत में ही ये चीजें उनको मिली थी, हेरिडिटी में ये चीजें उनको मिली थी। ओके, द यंग, तो बेटा फोर्थ में कोई डाउट तो नहीं है ना? द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। अब ये जो छोटा बच्चा था, जो 5-7 साल का बच्चा था, इसने बहुत कम उम्र में ही म्यूजिक को अपने लाइफ बना लिया था, मतलब म्यूजिक को ही सीख चुका था। एट द एज ऑफ 3, जब ये 3 साल का था बेटा, व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस, जब ये इसकी मम्मी जो है बिस्मिल्लाह खां को उसके नानी के घर पे लेके जाती है, जो कि बनारस में था, है ना। अब आज की डेट में वो वाराणसी के नाम से जाना जाता है। तो बिस्मिल्लाह खां क्या था, जब ये बिस्मिल्लाह खां जब 3 साल के थे, अपनी नानी के घर पे जाते हैं, तो वहां क्या हुआ? He was fascinated watching his uncle practicing the सहनाई। तो वहां पे अंकल मतलब कि यहाँ पे मामा की बात हुई बेटा। तो जब ये बिस्मिल्लाह खां अपने मामा को सहनाई बजाते हुए देखते हैं, तो ये काफी फैसिनेटेड होते हैं, काफी अट्रैक्ट होते हैं बेटा, ये काफी अट्रैक्ट होते हैं उसको सहनाई बजाते हुए देखते हुए मामा को। सून बिस्मिल्लाह खां स्टार्टेड अ कंपनी, अ कंपनी होता है साथ जाना, है ना, उनके साथ में जहां मतलब जो भी वो काम करते वो भी उनके साथ में हमेशा रहता। तो ये बिस्मिल्लाह खां ने हिज अंकल, अपने अंकल अली बख्श, अब उनके मामा का क्या नाम था? अली बख्श, तो अपने मामा अली बख्श के साथ हमेशा जहां भी जो भी काम करते वो उनके साथ रहता।
टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बक्स वाज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई। तो भाई बनारस में उसके मामा जो थे एम्प्लॉयड थे किस लिए, शहनाई बजाने के लिए मंदिर में। अब बिस्मिल्लाह खां क्या करते थे, अली बक्स वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह खां वुड सिट कैप्टिवेट। कैप्टिवेट होता है बेटा मंत्र मुग्ध हो जाना, मीन्स अट्रैक्टेड, फैसिनेटेड, कुछ भी हो सकता है ना, आकर्षित होना, तो ये कैप्टिवेट होता है। तो जब वो उसके मामा शहनाई बजाते थे तब ये क्या कर, ये काफी अट्रैक्ट होते थे, उनके पास बैठे रहते थे फॉर आवर्स ऑन एंड, मतलब कि घंटों ही उनके साथ बैठे रहते थे। स्लोली, धीरे धीरे ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट, और धीरे धीरे गेटिंग लेसन्स मींस ये सीखना शुरू कर दिए क्या, कि प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट, की कैसे शहनाई को बजाया जाता है। एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, और पूरा दिन वो उस पर प्रैक्टिस करते रहते, बजाने की कोशिश करते। 4 years टू कम, अब जब सालों की मेहनत के बाद, द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक ऑफ द गंगा रिवर बिकेम द यंगस्टर अप्रेंटिस फेवरेट हॉन्ट। हॉन्ट होता है बेटा प्लेस, स्पेस, तो अप्रेंटिस होता है जो सीखने वाला होता है, यंग लर्नर कह सकते हो आप। तो क्योंकि देखो मामा से इन्होंने क्या सीखा, शहनाई बजाना। अब उसके लिए पूरा दिन वो प्रैक्टिस करते थे, कहाँ बैठ के, गंगा, चाहे वो मंदिर बालाजी का मंदिर होता है या मंगला मैया का मंदिर होता है या गंगा नदी के घाट में बैठ के ये क्या करते, उसकी प्रैक्टिस करते। वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सोलिट्यूड। सोलिट्यूड का मतलब कैसे, तो अकेले बैठ के प्रैक्टिस करना के। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ गंगा, गंगा नदी का जो बहता हुआ पानी था वो उसको इंस्पायर्ड करता था, बहता हुआ पानी को देखो वो और ज्यादा अट्रैक्ट होते थे, और ज्यादा प्रैक्टिस करते थे। To improvise the invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of the Shehnai। अब फिर गंगा नदी के किनारे बैठ के वो प्रैक्टिस करते रहे, तो फिर उसने और ज्यादा उस धुन को और ज्यादा मेलोडियस बनाया, और ज्यादा राग भैरवी लेके उसके अंदर आए। इन्वेंट रागाज, राग बेटा ये म्यूजिक टर्म का है, कि आपने जो राग भैरवी कई टाइप के ये राग होते हैं, तो उनमें से इन्होंने राग का क्या हुआ, इन्वेंशन किया। अर्लियर कंसिडर टू बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई, शहनाई से ये बियॉन्ड था, मतलब कि इन्होंने शहनाई को इतना मॉडरेट कर दिया कि अपेक्स, चोटी तक इसको लेके गए। तो यहां तक क्लियर है बेटा। द फिफ्थ पैराग्राफ, एट द एज ऑफ 14, और बेटा जब ये 14 साल की बिस्मिल्लाह का अकम्पनीड हिज अंकल टू इलाहाबाद, तब ये अपने अंकल के साथ इलाहाबाद में जाते हैं। जब ये 14 साल की हो तो अपने अंकल के साथ इलाहाबाद जाते हैं, और वहां इन्होंने क्या किया, म्यूजिक कॉन्फ्रेंस, वहां अपने अंकल के साथ गए। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, रिसाइटल होता है बेटा जो इनका परफॉर्मेंस था, जब इनको किसी राजा के सामने अपनी प्रदर्शन परफॉर्म करना था शहनाई का, तो जब वो पूरा हो जाता है, रिसाइटल में जब इनका परफॉर्मेंस पूरा हो जाता है, तो उस्ताद फैयाज खां, पैटिड, पैटिड सिर को थपथपाना, शाबाशी देना। द यंग बॉय बैक एंड सेड, और क्या कहते हैं वो, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट, कि और मेहनत करो और तुम डेफिनेटली करोगे, मतलब कि तुम और बुलंदी तक तो पहुंचोगे, बहुत ऊंचाई तक जाओगे। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो, बेटा ऑल इंडिया को हम क्या बोलते हैं, AIR, आप सुनो ना AIR रेड एफएम, तो ऑल इंडिया रेडियो करके होता है। तो क्या हुआ कि बेटा 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो की तरफ से बिस्मिल्लाह खां को फर्स्ट ब्रेक मिला, मतलब कि इनविटेशन मिला, किस लिए, टू प्ले शहनाई। He soon became an often heard शहनाई प्ले ऑन रेडियो, और बहुत जल्द वो फेमस हो गए रेडियो पे शहनाई वादक के रूप में, मतलब उनकी आवाज इतनी। When India gained independence, और जब भारत बेटा आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, बिस्मिल्लाह खां became the first Indian, तो ये पहले भारतीय थे, to greet the nation with his शहनाई, जिन्होंने आजादी के अवसर पे अपनी शहनाई को बजाया था आजादी के बाद। He poured his heart out, हॉट आउट, पोर्ट हिज हॉट आउट क्या होता है कि इन्होंने बिल्कुल निकाल के रख दिया था अपनी पूरी, मतलब जितना इनका टैलेंट था पूरा अनुभव इन्होंने उस प्लेइंग प्रदर्शन में, परफॉर्मेंस में सबके सामने रख दिया था। जब ये क्या करे थे, द राग काफी फ्रॉम द रेड फोर्ट, जब भारत आजाद हुआ तो इनको मौका मिला लाल किले से उस शहनाई वादन को परफॉर्म करने का, और इन्होंने पूरा अपने एक्सीलेंसी तक उसको रिप्रेजेंट किया। एंड ऑडियंस, और जो भी वहां पे ऑडियंस बैठा हुआ था, जिसमें कौन था, महात्मा गांधी भी शामिल थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे, ये सभी लोग क्या किए, हु लेटर गेव हिज फेमस
ट्राइस्ट विद डेस्टिनी स्पीच, बाद में इनकी स्पीच भी होती है। मतलब कि जब लाल किले से परफॉर्म कर रहे थे तो इनके गेस्ट कौन कौन थे? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे दिग्गज नेता। तो आप समझ सकते हो कि इनके लिए कितना बड़ा वो अवसर था। तो ये 7th पैराग्राफ इज क्लियर डियर? Yes, sir. Okay guys. Yes, sir. Okay. Yes, So let's see the 8th paragraph. Bismillah Khan has given many memorable performance both in India and abroad. भाई ये भारत में ही नहीं, ये बाहर विदेश में भी फेमस हुए हैं। His first trip abroad, ये पहली बार अफगानिस्तान गए थे। वहां के जो राजा थे किंग जाहिर शाह, वहां के राजा थे, उन्होंने इसको क्या किया था? इन्विटेशन दिया था। was so to taken by, वो इतना was to so taken by, so taken by का मतलब होता है इतना इम्प्रेस होना बाय द मिस्ट्री दैट ही गिफ्टेड, उसने उसको गिफ्ट किया था, उस राजा ने बिस्मिल्लाह खां को एक गिफ्ट पेश किया था। हिम प्राइसलेस पर्शियन कारपेट गिफ्ट के रूप में उसको दिया था। एंड द अदर सोवेनियर, अब ये सोवेनियर क्या होता है बेटा? तो एक ऐसी वस्तु होती है जो किसी की मेमोरी के तौर पे, जैसे कि आप ये मान लो कि मुमताज के सोवेनियर में ताजमहल बना था, तो मीन्स उस किसी की मेमोरी के लिए कोई निशान चिन्ह देना, कोई गिफ्ट देना, तो उसको बोलते हैं। The king of Afghanistan was not the only one to be fascinated. सिर्फ अफगानिस्तान का राजा ही अट्रैक्ट नहीं हुआ था बिस्मिल्लाह खां के म्यूजिक से। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट, इंडियन बात हो रही है, ये भी इतने इम्प्रेस्ड हुए, so impressed after hearing बिस्मिल्लाह play at the festival that he named a film. अब ये विजय भट्ट इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने अपनी आने वाली फिल्म का नाम ही क्या रख दिया? गूंज उठी सहनाई। अब उन्होंने अपनी फिल्म का नाम ही सहनाई पे रख दिया कि गूंज उठी सहनाई। इतने प्रभावित हुए, he was so fascinated कि he named his next coming movie गूंज उठी सहनाई। The film was a hit, और ये फिल्म जो है हिट हुई। एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान कंपोजिशन, और बिस्मिल्लाह खान ने उसमें अपना कंपोजिशन भी किया था, अपना सहयोग भी दिया था। दिल का खिलौना है टूट गया, इसमें उन्होंने सहनाई प्ले किया था। ट्यून्ड आउट नेशन वाइड चार्ट बस्ट, और ये सॉन्ग इतना फेमस हुआ था कि इसने ब्लॉकबस्टर साबित हुआ था, इस सॉन्ग पर्टिकुलरली। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस, इतनी सफलता होने के बाद सेल्यूलॉइड, अब सेल्यूलॉइड क्या होता है बेटा? तो आप इसको देखो, ओल्ड फैशन वे टू रेफरिंग टू अ फिल्म, कि अब ये उस समय की जो हमारा अभी ब्लॉकबस्टर होता है फिल्मों के लिए, तो उसके लिए सेल्यूलॉइड यूज किया गया है। तो फिल्म की दुनिया में बिस्मिल्लाह खां वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू 2। भाई देखो, ये तो दो तो फिल्म बन ही गई, अब एक और फिल्म बनी थी, वो कौन सी बनी थी? बिस्मिल्लाह खान वेंचर इन फिल्म म्यूजिक। अब बिस्मिल्लाह खान एक और फिल्म में उन्होंने प्रदर्शन किया था, अपना परफॉर्मेंस दिया था, वो कौन था? विजय भट्ट की गूंज उठी सहनाई, एक तो ये था, और दूसरा क्या था? विक्रम श्रीनिवासन कन्नड़, साउथ की फिल्म बनी थी, उसका क्या नाम था? संधि अपना, ये फिल्म का नाम था, इसमें भी उन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिया था। एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड ही सेज विद एम्फेसाइज, सॉरी, आई जस्ट कैन नॉट कम टू द टर्म विद द आर्टिफिशियलिटी। आर्टिफिशियलिटी होता है नकली ट्यूनिंग या झूठ दिखावा। तो कहते हैं कि देखो, इतना फेमस होने के बाद भी उनके अंदर कोई घमंड कुछ भी नहीं था, वो बिल्कुल डाउन टू अर्थ पर्सन थे। और वो क्या कहते हैं? ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड। अब आपको पता है कि फिल्म में कितना दिखावा होता है, कितना प्राउडनेस हो जाता है, घमंड हो जाता है, तो इन सब से वो काफी दूर थे, वो खुद इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। तो डियर 8 पैराग्राफ इज क्लियर टू यू गाइस?